गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की व्याख्या करो। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे हमने सत्ता की साझेदारी के बारे में पहले पढ़ा भी है। जैसे पहले जो क्वेश्चन था, बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट का वर्णन करते हुए सत्ता में हिस्सेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य बातें क्या थी। तो इसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है क्वेश्चन कि हर वर्ग का, हर समूह का सत्ता में क्या होती है, भागीदारी होती है। वो किसी न किसी रूप से अपनी भागीदारी रखते हैं। तो उसी का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे या उसी के बारे में हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप होते हैं। तो लंबे समय से धारणा चली आ रही थी कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। यानी पहले जो प्राचीन समय में ये बात थी कि सत्ता में बंटवारा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सत्ता की साझेदारी है उसके बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल इसके विपरीत है। वर्तमान समय में सत्ता की साझेदारी के रूप 4 रूप प्रचलित हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। इसका जो सबसे पहला रूप है, शासन के विभिन्न अंगों की सत्ता में साझेदारी। यानी इसके बारे में पहले पढ़ा था कि सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून निर्मित करना, कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका इन कानूनों को क्या करती है, लागू करती है। न्यायपालिका, यदि कोई भी कानून विधायिका के द्वारा निर्मित किया हुआ कोई भी कानून यदि असंवैधानिक है तो उसके ऊपर रोक लगाने का कार्य करती है। तो इनके बीच में शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। इसे हमें सत्ता का अक्षितिज वितरण कहेंगे, यानी समांतर एक रेखा में वितरण कहेंगे, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही सतह पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यानी हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि तीनों की तीनों ये संस्थाएं हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं और कोई भी संस्था एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। असीमित यानी वो हम ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर क्या है, नियंत्रण। ये किसी न किसी प्रकार से न्यायपालिका इनके ऊपर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है, या इनके ऊपर, इनकी शक्तियों के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करती है। हम किसी भी ढंग से अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सरकार है या कार्यपालिका है, वो क्या नहीं हो सकती, तानाशाही नहीं हो सकती। नंबर 2 है सरकार के विभिन्न सत्रों की सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी होगी, किस प्रकार से है, वैसे हमने पहले पढ़ा था। सत्ता का जो बंटवारा है वो 3 सत्र पर किया गया: केंद्र सत्र, राज्य सत्र, और नंबर 3 जो अक्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर है वो है पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंदर भी वही वर्णन करना है कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार कार्य करती है, जिसमें मुख्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है। नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे जो राज्य सत्र की जो सरकार है उसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है। और नंबर 3 स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसके अंदर ग्राम पंचायत, जिला परिषद, जो इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो ग्रामीण सत्र है और दूसरा शहरी सत्र है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद कार्य करता है। शहरी स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद कार्य करते हैं। तो इसके अंदर यही लिखना है। नंबर 3 पॉइंट आता है जब
सामुदायिक स्तर पर सत्ता में हिस्सेदारी। तो सामुदायिक यानी फॉर एग्जांपल जो हिस्सेदारी होती है, भाषा के आधार पर हिस्सेदारी होती है, और धर्म के आधार पर हिस्सेदारी होती है। तो वो जो अल्पसंख्यक होते हैं उसके बारे में कहा गया है कि वो ताकि उनके हितों की भी रक्षा हो सके। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन की हिस्सेदारी दी जाए। इसको हम यहीं तक कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है इसका, दबाव समूह राजनीतिक दलों के रूप में हिस्सेदारी। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है कि दबाव समूह कौन से होते हैं। विपक्ष में बैठने वाली जो पार्टी होती है वो भी एक दबाव समूह का कार्य करते हैं। अध्यापक हैं, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, वो अपने हितों की रक्षा के लिए क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं और वो किसी न किसी रूप से अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालने का कार्य करते हैं, जिन्हें हमें दबाव समूह कहते हैं। तो इनके उदय में प्रमुख रूप से किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का ही योगदान होता है और ये संगठित होकर चुनाव लड़ते हैं और अपने हितों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से भी हम क्या कह सकते हैं कि ये वर्ग दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो ये था हमारा दबाव समूह और आज का जो हमारा क्वेश्चन था, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से ये भी। और जो हमारे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न थे वो 3 ही क्वेश्चन थे इसमें से। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।